ख्याल में जहाँ तक मीडिया में जो बातें चलते हैं, जो एक माजी आपके सामने है कि मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार कशी का एक प्रोपागेंडा का मुहिम आज से नहीं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से चलता आ रहा है। और हर बार हमने वो प्रोपागेंडा करने वाले, वो किरदार कशी करने वाले को अपना कारकर्दगी से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज भी पाकिस्तान की तारीख़ आपके सामने है। सदर ज़रदारी ने इस मुल्क में 30 साल से ज़्यादा सियासत किया है, या हुकूमत में रहा है या जेल में रहा है। आज तक सदर ज़रदारी का इस मुल्क में सियासी कैदियों में से सबसे ज़्यादा उसका वो कैद रहा है। सारा 11 साल सदर ज़रदारी ने जेल में गुजारा है सज़ा के बग़ैर। और आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा है, उनको बहुत मुश्किलात का सामना वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, उनको हम हौसला दिलवाना चाह रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि घबराना नहीं। अब जो है वो वक्त है कि आप और आप जैसे सियासतदान जो कभी सियासतदान नहीं रहे, अभी आप सीखे, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है और आपको अब सियासतदान बनाया जा रहा है। और ये मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो इस मुल्क में हर बार अपने आप को एक कठपुतली के तौर पे सामने लेकर आते हैं और पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए, और जिनका मुसल्लत होने से पाकिस्तान की मईशत से लेके हमारा नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल पर जो असर हुआ है, और जिस तरीके से वही कठपुतलियाँ जिनमें 30 साल की इन्वेस्टमेंट चल रहा था, वो मई 9 पे मिलिट्री के इदारे पे हमले किए, को कमांडर हाउस पे हमला किया, जिना हाउस पे हमला किया, GHQ पे हमला किया। ये अब इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे सबक है कि उनको भी हमें सबक सिखाना है जिन्होंने ये हमला किया, कि ख़बरदार आगे जाके कोई भी सियासतदान, कोई भी इस मुल्क की शहरी ये सोचे भी ना कि जो हमारे असासे हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन पे इस तरीके से हमला करे। और उनके लिए भी एक पैगाम है, एक वाज़ेह पैगाम है। जो कठपुतलियाँ बनाते हैं, जो कठपुतलियाँ की तलाश में होते हैं, जो इस मुल्क पे कठपुतलियाँ मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं, कि आपको भी पाकिस्तान के अवाम ख़बरदार कहते हैं कि हमारे ऊपर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद करें। पाकिस्तान के अवाम को अपने फ़ैसले करने दें। अगर पाकिस्तान के अवाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चुनता है, तो हम सबको इसको कबूल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में फ़ैसले देते हैं, तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद ये मुझे पसंद ना हो, मगर अगर पाकिस्तान के अवाम तरीके इंसाफ को भी चुने, तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा। ये बता दें, अभी फजलुर रहमान साहब के बकौल की पीपल्स पार्टी आपकी वजह से इंतखाबात ताक़ियत का शिकार हुए, तो वो क्या मजबूरी थी जो एकदम फैसला वापस? मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं, और मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को के जो बयानात है और इस एपिसोड पे जो उसका एक स्टेटमेंट है, उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, मगर आपको इतना बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मई 14 पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज़ में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे, और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं। अच्छा जमील साहब, अभी आर्मी चीफ की कराची और लाहौर में कुछ मुलाकात हुई है। सनतकारों और ताजरों ने
जिन वजूहात का जिक्र किया वो सब गवर्नेंस से मुताल्लिक हैं और विफाक और सूबों में सियासतदानी गवर्नेंस इस गवर्नेंस की खराबी के जिम्मेदार हैं। अगर जो गवर्नेंस है तो ये सारे सनतकार आर्मी चीफ के पास की जाती, क्या हुकूमतों को भी ये बातें बताई उन्होंने? जहाँ तक आर्मी चीफ का, चाहे वो कराची में या लाहौर में बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात है, मेरा ख्याल में ये कोई नया ख़बर नहीं है। पिछले दो तीन जो आर्मी चीफ्स बने उससे पहले भी शायद ऐसे ही चलता रहा है कि जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो ना सिर्फ आर्मी चीफ से जैसे आप कह रहे हो, मगर हम सियासतदान से भी, ब्यूरोक्रेट से तक भी, जज तक भी उनका पहुंच तो है। और बिल्कुल सही है, बिज़नेस कम्युनिटी को अपना मसले, अपना मसाइल हमें बताना चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करती है और वो अवाम का जो पहुंच है वो ना जुडिशरी के पास है, ना आर्मी चीफ के पास है, ना किसी ब्यूरोक्रेट के पास है। अवाम का पहुंच तो हमारे पास है, हम तक है। वो हमें अपने मसाइल बताते हैं और इस वक्त वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पे पहुंच चुका है। हम ना अपना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, ना अपना बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, ना अपने बुज़ुर्गों का हम इलाज करवा सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि हमें इन मसाइल से निकाला जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो नज़रिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने हर बार जब भी पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया, हमने अवाम की खिदमत की है, हमने गरीबों की खिदमत की है, हमने पसमानदा तबकात की खिदमत की है। और मैंने पिछले 16 महीनों के लिए बतौर आपकी वजह से, इस मुल्क की वजह से, मुल्क का सबसे कम तरीन उम्र का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। मैंने पूरी दुनिया देखा है, मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशल है और अगर आप कोशिश करें कितना काम किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का खिदमत करें, कि हम पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालें। उनका शिकायत, बिज़नेस कम्युनिटी का जहाँ तक शिकायत है वो हर जगह पहुँचे, मगर हम अवाम का नुमाइंदगी करते रहें। नवाज़ साहब ये बताते हैं, अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? और दूसरा, आम इंतखाबात ये अभी मौजूदा हालात में पीडीएम का क्या मुस्तक़बिल है? जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, पाकिस्तान का मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने अपना पिछला 4 साल की कारकर्दगी से अपना जो एक स्टैंडर्ड है, एक क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, उन्होंने वो तो साबित कर लिया। आप डास्का का इलेक्शन उठा के देखें, जब उन्होंने धांधली करने की कोशिश किया था तो इलेक्शन कमीशन ने वो धांधली पकड़ा, वो धांधली नहीं होने दिया। और हमें आज भी वही उम्मीद है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ने जैसे डास्का का इलेक्शन में अपना कारकर्दगी को साबित कर दिया है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, वो आज भी हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के देगा। हमारा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इलेक्शन कमीशन का और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आइन के मुताबिक जो हमारा इंटरप्रिटेशंस है उसमें एक फ़र्क है, एक इख्तिलाफ राय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में आइन के मुताबिक इलेक्शंस को 90 दिन में होने चाहिए, दूसरी जमातों के और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शंस जो है वो डिलिमिटेशंस के बाद होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंगेज किया। हमारा इंगेज करने के बाद हमने ये नोट किया और अप्रिशिएट किया कि इलेक्शन कमीशन ने वो जो डेट्स डिलिमिटेशंस के थे वो आगे लेके आए हैं और ये एक मेरे ख्याल में एक मुनासिब इशारा था कि इलेक्शंस तो वो भी ज़्यादा जल्दी करवाना चाहते हैं। मगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट अनाउंस करना चाहिए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए, वरना जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास है नहीं जब तक इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान किया जाए। और इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए कि मुल्क में एक दोगला पॉलिसी क्यों चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल्स है, जो भी पाबंदियां हैं, अगर वो सिंध पे लागू है तो फिर वो वफाक, पंजाब और केपी और बलूचिस्तान पे भी लागू है। ये तो बड़ा अजीब बात है कि वो इलेक्शन जिसका इलेक्शन स्केड्यूल आपने आज तक ऐलान नहीं किया, उस साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए
آپ سندھ میں جو افسران ہیں اچھے ہیں برے ہیں میں اس پہ نہیں جاتے. سارے آفیسرز میرے خیال میں قابل آفیسرز ہیں, جہاں بھی وہ پوسٹڈ ہے وہ اچھے کام کریں گے. مگر بات یہ ہے کہ جب تک آپ نے الیکشن سکیجول اعلان نہیں کیا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ آفیسرز کو شفٹ کروا سکتے ہیں. یہ جو آپ نے غیر آئینی الیکشن کمیشن نے جو غیر آئینی غیر قانونی ہدایت دیا ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز کو روکا جائے, وہ بھی صرف کیوں ایک صوبہ میں. وفاقی حکومت نیا سکیمز اعلان کر رہے ہیں, نیا پروگرامز اعلان کر رہے ہیں جو ان کا اختیار میں نہیں ہے. آپ کو ان کو روکنا چاہیے. جو آن گوئنگ سکیمز ہیں, اور خاص طور پہ میں اس بات کا مذمت کرتا ہوں کہ جو ہمارے سیلاب متاثرین کے لیے کام چل رہا تھا اس کو بھی روکا گیا ہے. اور یہ میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ جو آپ نے پابندیاں لگائے ہیں وہ آپ اٹھائے. جو آپ نے سیلاب کے کام روکا ہے وہ آپ پھر سے شروع کروا دیں. جو آن گوئنگ سکیمز ہیں جو پہلے سے شروع ہوئے تھے یا جو بجٹ میں موجود ہے وہ چلتے رہیں گے جب تک آپ الیکشن سکیجول اعلان نہیں کرتے ہیں. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آئے دن یہ رومرز گردش کرتے ہیں کہ کبھی کسی رہنما کے گھر پہ نیب کا چھاپا پڑ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کی حکومت میں جب آپ نے کراچی سے اسلام آباد تک جو ہے وہ مارچ کیا تھا, اب جو ہے مہنگائی کے خلاف کیا آپ یہ مارچ کرنے دوبارہ سے جائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ روٹی کپڑا اور نعرہ کا مکان ہمیشہ سے پیپلز پارٹی نے لگایا, تو اب کیوں خاموش ہے؟ ایک تو جہاں تک الیکشن کمیشن کا رول ہے, میں ایک بار پھر ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو اپنا دوگلا نظام کو رجوع کرنا چاہیے, اور جو ستیلا سلوک سندھ کے ساتھ, سندھ کے انتظامیہ کے ساتھ اور سندھ کا ڈیولپمنٹ سکیمز کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر سندھ میں آپ سیلاب متاثرین کے فنڈز روکیں گے تو پھر وفاق میں اور پنجاب میں جو ہر دوسرے دن ایک نیا اعلان ہوتا ہے ان کو بھی روکا جائے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے, ہمارا خیال ہے 90 دن, آپ کا خیال 90 دن نہیں ہے, چلے وہ تو صحیح ہے. الیکشن ڈیٹ تو اعلان کرے, الیکشن سکیجول تو اعلان کروا دے. 90 دن نہیں تو 100 دن, 100 دن نہیں 120 دن, 120 دن نہیں. ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے, اپنے امیدوار لانچ کروانا ہے, اور الیکشن کمیشن سے ہم یہ اپیل کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی سلوک کیا جا رہا ہے نیب کی طرف سے یا کسی احتساب بیورو کی طرف سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹے خبر اور فیک نیوز چلانے والے کا وہی پروپیگنڈا, وہی کردار کشی جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا اس کا ایک ایگزامپل ہے, اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ مجھے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبران نیشنل اسمبلی یا ممبران پروونشل اسمبلی کا نام بتا دے جو ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ہو. میں تو سن رہا تھا کہ 30 پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاستدان جو ہے وہ ای سی ایل پہ ہے. میرا نہیں خیال کوئی ای سی ایل پہ ہے. نہ پیپلز پارٹی کسی نیب شیب سے نہ ماضی میں ڈرا ہے, نہ آج ہم ڈرتے ہیں. مگر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان سے کیا جا رہا ہے جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, جو عوام کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نیب کا جھوٹی خبر چلا کے ہمیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خاموش کروا دیں گے, وہ تو ان کا غلط فہمی ہے. مگر جہاں تک انتقامی رویہ ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا انتقامی رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے. اور ہم جہاں تک کیسز ہیں پچھلے 16 مہینوں میں شاید دوسرے سیاسی جماعتوں نے اپنے جو سیاستدان پہ کیسز تھے ان پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو باعزت بری بھی کروا دیا, نکلوا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس اپنے کام پہ تھا, اپنے کیسز پہ نہیں تھے. اور وہی کیسز وہیں کے وہیں ہیں, اور میرے سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے کارکن تک ہم عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے, ہم نیب کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو لوگ شاہ سے زیادہ وفادار ہے آج کل اور اس قسم کے سازشوں کے پیچھے ہیں, ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو ڈونٹ کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. اور اگر اس قسم کا کام
चलता रहेगा तो वो अंग्रेज़ी का जो कहावत है इस सिचुएशन अमेरिकन सफीर ने जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है, जिस पर रज़ा रब्बानी ने बड़ा एतराज़ भी किया। ये क्या इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए है? और जज भी जो है वो आप लोगों के सियासी केसेस भी जो है वो खोल रहे हैं। अभी जाते जाते जो आपने एहतसाब बिल पास किया था वो उसको भी अब खत्म करने के उसको भी उड़ाते हुए जा रहे हैं। देखो, जहाँ तक हमारे अदालत का तारीख़ है वो तो आपके सामने है। जिस अदालत में आज तक कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दे सका, उनसे ना हम इंसाफ का उम्मीद रखते हैं ना पाकिस्तान के अवाम उनसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। मगर जहाँ तक वो सियासतदान है जो अपना सियासत का मकसद ये बनाया था कि मैं इनको जेल में डाल दूँगा, वो आज खुद जेल में है। और ये सारे सियासतदान के लिए एक पैगाम है कि मुक़ाफ़ात अमल जो है वो एक हकीकत है और अपने आप का जो कारकर्दगी है, आपका जो रवैया है वो वैसे होना चाहिए जैसे आप अपने मुखालिफों को चाहते हैं आपके साथ। बिलावल साहब, आपने कहा कि आपने पूरी दुनिया घूमी है और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन देखा जा रहा है कि नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूदा सूरत को देखते हुए मुल्क छोड़कर जा रही है। जब निगरान वज़ीर आज़म से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या माइंड सेट है, आप क्या समझते हैं? देखो, हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया का एक क्लिप या ब्रेकिंग न्यूज़ में नहीं चलता। बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार का मौक़े यहाँ मिले। हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम का आमदनी के जो कमाई है, जो उनको काम करने पे जो उनको वसूल होता है या वो काफ़ी हो कि ना सिर्फ उनका गुजारा हो मगर उनका ख़ानदान का गुजारा हो। और उस तरीके से आपको पाकिस्तान की मीशत को चलाना चाहिए। मगर ऐसे ममालिक के लिए जिसका 60% पॉपुलेशन 30 साल की उम्र से कम हो, उनके लिए आजकल दुनिया में एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो रहा है। और मेरा ये कोशिश रहा है बतौर आपका वज़ीर ख़ारजा, और अगर हमें ये मौका मिला आगे जाके इस पे हम डबल काम करेंगे कि उन ममालिक के लिए जिसके पास यूथ बल्ज है उनके पास ये मौका है कि चीन जैसे ममालिक का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है मगर वो पॉपुलेशन बुज़ुर्ग होता जा रहा है और उनका नौजवानों का जो तादाद है वो अपने बुज़ुर्गों का वो जो उनको रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा नहीं कर सकते हैं। यूरोप में बहुत ऐसे ममालिक हैं जहाँ जो बुज़ुर्गों का तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और नौजवानों का तादाद बहुत कम है। ऐसा ही हमारा जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में जैसे जापान है, वहाँ सालाना वो 4 मिलियन इंडिविजुअल्स की तलाश में है कि वो आए और जापान में काम करे, इसलिए उनका जो बुज़ुर्गों का पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, नौजवानों का पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। तो हमारी ये कोशिश इस चीज़ के साथ साथ कि पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े पैदा हो, इस चीज़ के साथ साथ कि ना सिर्फ वो रोज़गार के मौक़े पैदा हो मगर उन रोज़गार के मौक़े से आपको वो तनख्वाह मिले जिससे गुजारा हो सके, उसके साथ साथ हम अपने नौजवानों को वो स्किल्स दिलवाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो या एडवांस स्किल्स हो या लैंग्वेज की स्किल्स हो, ताकि उनको भी वो मौका मिल सके कि ये मुख्तलिफ ममालिक